करते हैं, ठीक है। वीडियो ऑडियो ड्यूटीज જે છે ને સાइट पर पहुंचे પછી ये हमारा रेलवे के अंदर जो भी एक्सीडेंट होता है उसका एक्सीडेंट की परिभाषा क्या है। फॉर द पर्पस ऑफ रेलवे वर्किंग एक्सीडेंट इज एन अकरेंस इन द कोर्स ऑफ वर्किंग ऑफ रेलवे which does or may affect the safety of the railway, its engine, rolling stock, permanent way, and works installations, passengers or servants, or which affects the safety of other, or which does or may cause delay to train or loss to the railway. For statistical purposes, accidents have been classified in categories from A to R. वो क्लासिफिकेशन क्या है वो बाद में मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ कि A से R क्लासिफिकेशन में एक्सीडेंट की परिभाषा क्या क्या दी हुई है। Except where specifically mentioned, nothing in these rules applies to workshop accidents which are covered by the Factories Act. हमारा रेलवे के एक्सीडेंट में ये जितने भी स्पेसिफाई किए हुए ए से आर आई एंड ओ में चैप्टर 4 है एक्सीडेंट मैन्युअल का, उसके अलावा वर्कशॉप के जो एक्सीडेंट होते हैं वो फैक्ट्री एक्ट में कवर होता है, वो हमारा रेलवे एक्सीडेंट के परिभाषा में नहीं आता है। तो ये एक्सीडेंट का जब पैरा पढ़ते हो आप तो इसके अंदर आपको दिखता है कि भाई रेलवे की सेफ्टी अफेक्ट होती है, चाहे इंजन है, रोलिंग स्टॉक हो, पीवे है, वर्क्स इंस्टॉलेशन है, पैसेंजर है या हम एम्प्लॉइज है। अब दूसरा है कि इसमें ये रहता है कि जो भी ब्लॉक सेक्शन में कभी गाड़ी एंटर होती है तो हर एक के टाइमिंग फिक्स रहते हैं। जैसे एक ब्लॉक सेक्शन से दूसरा ब्लॉक सेक्शन का क्लियरिंग टाइमिंग मानो 15 मिनट दिया हुआ है, उस 15 मिनट के अंदर अगर गाड़ी पास नहीं होती है तो सामने का कंट्रोल अलर्ट हो जाता है कि 15 मिनट के अंदर गाड़ी पास नहीं हुई है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम वो इंतजार जरूर करेगा, किसी न किसी तरीके से ड्राइवर या गार्ड से कांटेक्ट करने का ट्राई किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर कांटेक्ट नहीं होता है और वो 15 मिनट के बाद में भी अगर वो गाड़ी उस सेक्शन से क्लियर नहीं हो रही है या दूसरे सेक्शन में नहीं पहुंची है तो उसको भी एक्सीडेंट माना जाता है और उसको एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के तौर पे फिर बाकी की कार्यवाही आगे करनी है हमको। तो ये जरूरी नहीं है कि फिजिकली एक्सीडेंट हुआ है तभी वो एक्सीडेंट माना जाएगा। किसी कारणवश ब्लॉक सेक्शन उस ट्रेन ने नहीं किया, बीच में रुकी हुई है और वहीं के वहीं रुकी है, जो उतने टाइम के अंदर अपना सेक्शन क्लियर होकर के नेक्स्ट सेक्शन में नहीं एंटर हो रही है, तो उसको एक्सीडेंट मान करके उसका इन्वेस्टिगेशन करना होता है। तो ये एक बात समझ में आ गई हमारे लिए एक्सीडेंट क्या है कि रेलवे वर्किंग के लिए जहां सेफ्टी अफेक्ट होती है रेलवे की, इंजन की, रोलिंग स्टॉक की, पीवे, वर्क्स इंस्टॉलेशन, पैसेंजर और हम जो एम्प्लॉइज है उन सब की, उस सभी को एक्सीडेंट क्लासिफिकेशन में लाया जाता है। और कोई भी हमारी ट्रेन अगर लिमिटेड टाइम के अंदर अपना ब्लॉक सेक्शन क्लियर करके दूसरे सेक्शन में एंटर नहीं होती है तब भी उसको एक्सीडेंट मान करके उसका इन्वेस्टिगेशन हमें करना होता है। अभी हमारे जो एक्सीडेंट्स है, ट्रेन एक्सीडेंट, यार्ड एक्सीडेंट, अभी सेकंड पेज देखने को मिल रहा है आपको? जी सर, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। सेकंड पेज में पैरा नंबर 107 ट्रेन एक्सीडेंट्स। ट्रेन एक्सीडेंट इज एन एक्सीडेंट दैट इन्वॉल्व्स ए ट्रेन, ठीक है।
So a sectional carriages will not be treated as part of train until it is put on a train. Similarly, a sectional coach detached from a train ceases to be the part of the train. ये आपको पढ़ने में आ रहा है स्क्रीन के ऊपर? थोड़ा सा जूम कर लेंगे सर, अभी एक और कीजिए सर, बराबर है। 107 नंबर का देखो 106 पे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट्स. Accidents are classified under following heads: train accident, yard accident, indicative accidents, equipment failures, unusual incidents. Classification of accident and other occurrences is given in chapter number 4 of accident manual. अपना वेस्टर्न रेलवे का एक्सीडेंट मैनुअल है, 2009 में पब्लिश हुआ है. उसके बाद में उसमें सभी करेक्शन स्लिप्स आती रही है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट आपको ये 5 टाइप दिखाई देंगे: ट्रेन एक्सीडेंट, यार्ड एक्सीडेंट्स, इंडिकेटिव एक्सीडेंट्स, इक्विपमेंट फेलियर्स और अनयूजुअल इंसिडेंट्स. ठीक है, पहला 107 हो जाएगा ट्रेन एक्सीडेंट. ट्रेन एक्सीडेंट इज एन एक्सीडेंट दैट इन्वॉल्व्स ए ट्रेन, जिसमें ट्रेन का इन्वॉल्वमेंट है. A sectional carriage will not be treated as a part of train until it is put on a train. कई बार हम लोग किसी कोच को अटैच डिटेच जो करते हैं उसको एक्सीडेंटल तौर पे ट्रेन नहीं माना जाएगा. Train accidents are further divided as consequential train accidents and other train accidents. तो consequential में क्या क्या माना जाता है? Include train accident having serious repercussion in terms of loss of human life, human injury, loss to railway property or interruption to railway traffic. Train accident under following classification will be termed as consequential train accidents. जो कोलिजन हुआ, फायर हुआ, तो कोलिजन का ऑल केसेस अंडर कैटेगरीज A1 to A4. फायर ऑल केसेस अंडर कैटेगरीज B1 to B4. लेवल क्रॉसिंग ऑल केसेस अंडर कैटेगरीज C1 to C4. डिरेलमेंट ऑल केसेस अंडर कैटेगरीज D1 to D4. मिसलेनियस में ऑल केसेस अंडर कैटेगरीज E1. तो कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट में या तो ह्यूमन लाइफ को लॉस है, ह्यूमन को इंजरी है, रेलवे प्रॉपर्टी को लॉस है या रेल ट्रैफिक का इंटरप्शन है. तो ये आ जाएगा कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट्स की कैटेगरी. अब कोलिजन का मीनिंग क्या है? मीन्स द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेन और ट्रॉली अगेंस्ट अनदर ट्रेन और ट्रॉली और एनी व्हीकल और अदर ऑब्स्ट्रक्शन. It does not include impact of wagons or loads due to rough shunting, unattended with casualties or only attended with negligible damage. कोलिजन जब भी हम बात करते हैं कि भाई कहीं पर एक कोलिजन ऑफ एक्सीडेंट हुआ है, एक सेकंड क्यों पैराग्राफ चैप्टर 4 ड्यूटीज साइट पर पहुंचे ये अनेक क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट है ना, ठीक है पैराग्राफ. तो कोलिजन का मीनिंग ये हुआ कि दो ट्रेन या तो आमने सामने आ जाती है, जो हेड ऑन कोलिजन कहा जाता है, या तो उसके साथ में दूसरा कोई व्हीकल कोलाइड होता है. आमतौर पे रेलवे क्रॉसिंग या अनमेन्ड रेलवे क्रॉसिंग जहां पर है, जहां ट्रेन पास हो रही है या सामने से कोई रोड व्हीकल निकला जो ट्रेन के साथ में डैश हुआ, दैट इज ए पार्ट ऑफ कोलिजन. या दो लाइनों के ऊपर गाड़ियां खड़ी है, एक दोनों स्टार्ट हुई और जहां फाउलिंग मार्क जाम हुआ, और जब वो होता है तो साइड कोलिजन होता है उसके अंदर. या एक गाड़ी खड़ी है, किसी कारणवश वो रोल बैक हो गई और जाकर के पीछे खड़ी हुई गाड़ी के ऊपर जब टकराती है तो भी वो हेड ऑन कोलिजन माना जाता है. या साइड से घिसा होते हुए जहां फाउलिंग मार्क जाम है, दो लोड खड़े हैं और एक लोड वहां से पास होता है, तो वो साइड कोलिजन के नाम से जाना जाता है. ठीक है, तो कोलिजन का मीनिंग इस तरह लिया जाता है रेलवे एक्सीडेंट के अंदर. उस केस में ये जो लिखा है, इट डज नॉट इंक्लूड इम्पैक्ट ऑफ वैगन्स और लोड्स ड्यू टू रफ शंटिंग, अनअटेंडेड विद कैजुअलिटीज और अनअटेंडेड विद नेग्लिजिबल डैमेज. इसका मीनिंग क्या हुआ? आप यार्ड वगैरह में देखते होंगे कि कई बार लूज शंटिंग होता है कि भाई दूर से हम एक सर्टेन स्पीड से लाते हैं वैगन को और अनकपल करके छोड़ देते हैं, तो अपनी लाइन में चला जाता है वो. तो कभी कभार इस केस में क्या होता है कि जो शंटिंग स्टाफ है उसने छोड़ दिया वैगन को, लेकिन वहां पर कोई एक इंक्लिनेशन है या
अगर वो सर्टेन स्पीड के बाद में रुकता नहीं है तो डेड एंड में जाकर के कोलाइड होता है। इस तरह के जो है उसको कोलिजन के नाम पे एक्सीडेंट पे नहीं लिया जाता है। ठीक है। फिर फायर, तो स्टैटिस्टिक जो फायर का है, वी शैल इंक्लूड ऑल केसेस ऑफ फिजिकल फायर और स्मोक ओमिशन रिजल्टिंग डेथ और इंजरी और डैमेज टू प्रॉपर्टी अमाउंटिंग ₹5,000 एंड अबोव। फिर आग लगने के चांसेस में, जो आग लगती है या उसके जो धुआं निकलता है उस धुएं की वजह से या तो डेथ होती है या इंजरी होती है, या उस आग लगने से प्रॉपर्टी को जो नुकसान होता है वो करीब ₹5,000 या उससे ऊपर होगा, तो फायर एक्सीडेंट के नाम से उसको जाना जाएगा। ठीक है। लेवल क्रॉसिंग, तो लेवल क्रॉसिंग मींस एन इंटरसेक्शन ऑफ रोड विथ लाइंस ऑफ रेल एट द सेम लेवल। हम लोग आमतौर पे जो बातें करते हैं भी इस लेवल क्रॉसिंग के ऊपर ये हुआ, या एलसी गेट नंबर से हम जानते हैं। हम सभी लोग रेलवे से जुड़े हुए हैं, तो रेलवे के नाम पे हमको एलसी गेट सभी को पता है, लेवल क्रॉसिंग्स पता है। तो लेवल क्रॉसिंग का मीनिंग क्या होता है कि इंटरसेक्शन ऑफ रोड विथ लाइंस, कि जहाँ रोड और लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है उसको लेवल क्रॉसिंग बोला जाता है। तो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग भी होता है, मैन्ड लेवल क्रॉसिंग भी होता है। जहाँ गेट वगैरह बनाए हुए हैं, कई जगह पे गेट नहीं है लेकिन एक मैनिंग किया जाता है, उसको चेन से ब्लॉक किया जाता है। जरूरी नहीं है कि ऊपर से ही गेट नीचे आएगा या बड़ा गेट रहेगा। एक नॉर्मल चेन जैसा डिवाइस दिया जाता है जिसको रोड ब्लॉक करने के लिए। लेकिन वहां आदमी है जो रेल के सामने, अपनी रेलवे लाइन के सामने दोनों रोड के ऊपर जब चेन बांध देता है तो मैन क्रॉसिंग में आ गया। उसको अनमैन लेवल क्रॉसिंग हम नहीं बोलेंगे। ठीक है। जहां भी अनमैन लेवल क्रॉसिंग की बात होती है तो वहां किसी भी तरह का मैनिंग नहीं होता है, किसी भी तरह का कंट्रोलिंग नहीं होता है, जस्ट रास्ता खुला है, लाइन भी खुली है। तब वहां एक बोर्ड लगा रहता है सभी के रोड व्हीकल के लिए कि भाई आपको रुकना है, आसपास देख करके चलना है, कोई गाड़ी तो आ नहीं रही है। लेकिन अब करीब करीब रेलवे में से अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग सभी जगह से निकाल दिया गया है। मोस्टली टारगेट था इनका 2020 तक का, 2018, लेकिन 2020 तक इन्होंने रेलवे के सभी अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग निकाल दिए हुए हैं। ट्रेन रनिंग इनटू रोड ट्रैफिक एट लेवल क्रॉसिंग, मैन और अनमैन्ड इज क्लासिफाइड एज लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट। Collision between train oblique light engine and road vehicles at places other than level crossing are to be classified as other miscellaneous accidents। देखो अभी ये बात जो हुई है कि लेवल क्रॉसिंग के ऊपर जब भी कोई रोड व्हीकल हमारे ट्रेन से डैश होता है या इंजन से डैश होता है, चाहे वो अनमैन्ड हो या मैन्ड हो, तभी उसको लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट के नाम से लिया जाता है। लेकिन लेवल क्रॉसिंग के अलावा भी कई इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि जहां रोड व्हीकल रेलवे ट्रैक के ऊपर आ जाता है, तो उसको अदर मिसलेनियस एक्सीडेंट के तौर पे लिया जाएगा। मैं आपको एक फोटो बताऊंगा। हम लोगों ने थोड़े साल पहले विरमगाम सेक्शन, विरमगाम में एक रोड टैंकर लाइन पे आ गया था जो कि रेलवे क्रॉसिंग पर नहीं था। उसका फोटो अगर मेरे पास में अभी रेडीली अवेलेबल होगा तो भी मैं शेयर कर सकता हूँ आपसे। एक सेकंड। एक बाइक वाला भी आ गया था ना इस पे, रेल पे काफी दूर तक चलाता गया रेलवे था। क्रॉसिंग जहां मैन अनमैन्ड होगा वहां आ जाएगा तो रेलवे क्रॉसिंग एक्सीडेंट के नाम से जाना जाएगा। नहीं नहीं, लेकिन ये जहां मिड मैन सेक्शन, और मिड अनमैन मिड किसी सेक्शन, तरह का क्रॉसिंग ही नहीं है और कई ये लोग मिड ट्रेस सेक्शन, पासिंग करते हैं, या कोई ये मानो मिड पैरेलल रोड जा रहा है और उस जगह पे अगर कोई व्हीकल मानो फेल, उसका आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ब्रेक फेल हुआ और रोड से निकल के अपनी ट्रैक की ओर आ जाता है, तो उस टाइम पर फिर वो रेलवे क्रॉसिंग एक्सीडेंट नहीं माना जाएगा, अदर मिसलेनियस एक्सीडेंट में उसको लिया जाएगा। ठीक है। जी जी। मैं ट्राई करता हूँ वो फोटो लोकेट करने का, अगर मिल जाए।
अभी एक ये स्क्रीन पर कोई फोटो दिख रहा है क्या, रोड टैंकर का? नहीं सर, अभी कोई फोटो नहीं नहीं दिख रहा है। हाँ। अभी आया शेयरिंग? नहीं। मेरे स्क्रीन पर तो दिख रहा है मुझे। ब्लैंक दिख रहा है, ब्लैंक। अभी देखो ये अभी आया स्क्रीन सर। अभी आया। हाँ, अब आप देखिएगा, ये रोड टैंकर है, वहां हम लोगों का ट्रेन का हॉइस्ट पर से चेन लटका हुआ दिख रहा है आपको। और ये मेरा कर्सर जो मूव, आप देखिए रोड कहाँ पर है, ये ना कोई यहाँ पर लेवल क्रॉसिंग या कुछ भी है, लेकिन ये रोड से कुछ अनकंट्रोल हुआ, उसका ब्रेक फेल हुआ और ये अपनी ट्रैक के पास में आ चुका था। तो इस तरह का जो भी एक्सीडेंट होगा ना, वो उसको लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट के नाम से नहीं जाना जाएगा, ये अदर मिसलेनियस एक्सीडेंट में लिया जाएगा इसको। क्लियर है बात? अभी स्क्रीन पर वापस हम लोग आ गए, लेवल क्रॉसिंग और डिरेलमेंट। ये स्क्रीन आया वापस कि अभी फोटो ही है आपके पास? नहीं, अभी ब्लैंक आ फोटो गया। गया लेकिन इसकी फोटो ही है इधर। तो मेरे पास आ तो गया सर, स्क्रीन स्क्रीन ऑलरेडी आ है। गया। आ गया आया स्क्रीन। सर आया। ठीक है, लेवल क्रॉसिंग को आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट कहा जाएगा, कौन सा अदर मिसलेनियस एक्सीडेंट्स में माना जाएगा। अभी डिरेलमेंट जो है, means of offloading of wheels or wheels causing detention or damage to rolling stock oblique permanent way due to track or vehicle defect or during reversal or shunting operations etc. on an incoming, outgoing or any other load, including a sectional carriage etc., shall be deemed to be a train derailment only when the train engine or a vehicle still forming part of the train derails, irrespective of whether the shunting was being done by the train engine or by a shunting engine. Sectional carriage will form part of a train only when it is put on a train. If, however, the derailed vehicle oblique vehicles do not form part of a train, the derailment would be classified as other derailment, whether the shunting etc. was being done by the train engine or by a shunting engine. अब इस डिरेलमेंट में आपको एक डेफिनेशन भी पढ़ोगे आप, तो आपको एक क्लियर हो जाएगा कि जहां ट्रेन है तो ट्रेन का इंजन या ट्रेन का रोलिंग स्टॉक
जो पटरी से उतर करके आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से या तो पीवे डैमेज होता है या ट्रैक और व्हीकल में डिफेक्ट जनरेट होती है। तो ये शंटिंग के दौरान हो सकता है, इन ट्रेन ऑपरेशन में हो सकता है, तभी उसको ट्रेन डिरेलमेंट माना जाएगा। लेकिन डिरेल व्हीकल जब तक ट्रेन का पार्ट नहीं है, और जो शंटिंग मूवमेंट में यार्ड वगैरह में आपने देखा होगा कि, तो उसको हम ट्रेन एक्सीडेंट में नहीं लेंगे उस डिरेलमेंट को, उसको अदर डिरेलमेंट के नाम से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, कि जब तक ट्रेन ट्रैक के ऊपर है, उसको जब तक ट्रेन का नाम नहीं दिया गया है, तब तक वो यार्ड में किसी भी तरह का जब हम शंटिंग करते हैं इंजन से, उस टाइम पे जो डिरेलमेंट होता है उसको अदर डिरेलमेंट में लिया जाता है। लेकिन जब वो ट्रेन बन गई और ट्रेन के नाम से चल रहा है, उस टाइम पे वो पटरी से जब उतर करके, चाहे एक पहिया उतरा हो चाहे पूरी बोगी उतर करके सब पीवे को डैमेज करता हुआ आगे जा रहा है, या एक ही व्हीकल डिरेल होकर के उस व्हीकल में डैमेज जनरेशन हुआ है, तो इस तरह के एक्सीडेंट को हम डिरेलमेंट के नाम से कहते हैं। हमेशा हम रेलवे में हम लोगों ने सबने सुना होगा कि भाई एआरटी कॉल हुई है डिरेलमेंट के लिए, तो डिरेलमेंट दैट इज अ रेलवे एक्सीडेंट। ठीक है, अब मिसलेनियस एक्सीडेंट कौन से रहेंगे फिर इसके अंदर? These accidents include certain types of train accidents not covered under category 1 above. इसकी पहले की जो कैटेगरी थी उसके अंदर जिसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको हम मिसलेनियस एक्सीडेंट के नाम से जाने जाएंगे। अदर ट्रेन एक्सीडेंट्स, ऑल अदर एक्सीडेंट्स which are not covered under the definition of consequent train accidents are to be treated as other train accidents. तो consequential train accident हम लोग आगे देख चुके हैं। कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट के बाद में हम लोगों ने देखा कोलिजन, फायर, लेवल क्रॉसिंग, डिरेलमेंट और मिसलेनियस। इसके अलावा जो भी एक्सीडेंट होगा उसको अदर ट्रेन एक्सीडेंट के नाम से जाना जाएगा। अब यार्ड एक्सीडेंट्स, यार्ड एक्सीडेंट्स क्या है? ऑल एक्सीडेंट्स दैट टेक प्लेस इन ए यार्ड एंड डू नॉट इन्वॉल्व ए ट्रेन आर टर्म्ड एज यार्ड एक्सीडेंट्स। These include accidents falling under categories A5, B7, C9 and D6. अभी पहले मैं आपको ये बता चुका कि जब वो ट्रेन बन गई, ट्रेन के नाम से चल रही है और कोई डिरेलमेंट होता है, तो अब हम उसको ट्रेन डिरेलमेंट, ट्रेन एक्सीडेंट पे लेते हैं। लेकिन जब यार्ड में शंटिंग हो रहा है और उस टाइम पे कोई डिरेलमेंट होता है, तो उसको हम यार्ड एक्सीडेंट में ट्रीट करते हैं। उसको ट्रेन एक्सीडेंट के तौर पे, मेन लाइन एक्सीडेंट में नहीं लिया जाता है। Indicative accidents. So in real term, they are not accidents, but are serious potential hazards and include all cases of train passing, signal at danger, averted collision, breach of block rule, coming under classification F, G and H. अब ये इंडिकेटिव एक्सीडेंट्स देखो, हम कई बार सुनते हैं कि भाई किसी लोको पायलट को पनिशमेंट दी गई है भाई, जबकि उसका कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ है। ट्रेन पासिंग सिग्नल एट डेंजर, एक्चुअली एक्सीडेंट नहीं हुआ है, लेकिन एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना रहती है अगर वो सिग्नल पास करके खड़ा होता है, तो उसको इंडिकेटिव एक्सीडेंट में लिया जाता है। तो नॉर्मली एलपी को अभी तक की पनिशमेंट थी कि ट्रेन पासिंग सिग्नल एट डेंजर, तो उसको रिमूव फ्रॉम सर्विस ही होना था। फिजिकली एक्सीडेंट हुआ भी नहीं है, किसी तरह की किसी को कोई इंजरी नहीं है, किसी तरह का कोई ह्यूमन लॉस नहीं है, फिर भी जैसे वो सिग्नल पास करके खड़ा हो गया एट डेंजर, यानी रेड सिग्नल पासिंग, सिग्नल रेड दिया हुआ था और इंजन ड्राइवर से, लोको पायलट से कंट्रोल नहीं हुआ किसी कारणवश, चाहे रोलिंग स्टॉक में खराबी थी या उसकी अपनी गलती थी, वो सब बाद में देखा जाता है। पहले तो उसको सस्पेंशन सीधा इशू कर देते हैं। सस्पेंशन इशू करने के बाद में इंक्वायरी में सबसे पहली पनिशमेंट उसको रिमूव फ्रॉम सर्विस। अभी उसमें कुछ थोड़ा बहुत राहत दी गई है, लिबरल कुछ नए रूल्स बने हुए हैं। उसमें क्या, अभी रिमूव फ्रॉम सर्विस की जगह उसको लोअर कैटेगरी एक स्टेप नीचे करके, या तो शंटिंग, जैसे लोको पायलट मेल एक्सप्रेस है, उसको शंटिंग में रखना है हमको थोड़े दिनों के लिए। अब एटलीस्ट वो रिमूव फ्रॉम सर्विस का खतरा टल गया। लेकिन जहां पॉसिबिलिटी है कि उस एक्सीडेंट में कोई मेजर इन्वॉल्वमेंट होने वाला था, इंक्वायरी के अंदर अगर दिखाई दिया है कि भाई कोई रोलिंग स्टॉक में खराबी नहीं थी, कुछ नहीं थी और उसकी खुद की निग्लिजेंसी है,
तो उस केस में डेफिनेटली उसको रिमूवल फ्रॉम सर्विस का पनिशमेंट दिया जाता है। तो ये आप इंडिकेटिव एक्सीडेंट में ले सकते हो कि इन टर्म रियली देखा जाए तो एक्सीडेंट हुआ भी नहीं है, लेकिन कोई बड़ा एक्सीडेंट होगा ये मान करके हम उसको सिग्नल पासिंग एट डेंजर को एक्सीडेंट ट्रीट करते हुए उस लोको पायलट को पनिशमेंट देते हैं। अवर्टेड कोलिजन, ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल वगैरह उसी का एक पार्ट हो गया कि जो एक्सीडेंट फिजिकली नहीं हुआ है लेकिन किसी ने नियम का भंग किया है। अब ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल क्या कहते हैं हम लोग? When a train enters a block section without any authority to proceed or with an improper authority to proceed, or is received on a block line not constituting an averted collision, or when it enters or is received on a wrong line at a station or catch/slip siding or sand hump, it constitutes breach of block rules. यानी किसी ब्लॉक सेक्शन में बिना किसी अथॉरिटी के कोई ट्रेन का मूवमेंट हो गया, उस ट्रेन को रिसीव कर दी गई है, किसी कारणवश उस ब्लॉक सेक्शन में पहुंच गई, चाहे वो एक्सीडेंट हुआ है या नहीं है, उसको एवर्टेड कोलिजन मान करके ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स को देखते हुए उसको पनिशमेंट दी जाती है। एवर्टेड कोलिजन्स, तो एवर्टेड कोलिजन्स क्या है? An averted collision is a circumstances under which, but for the vigilance shown by any person or persons, a collision would have occurred, whether in the block section or within the station limits, between two trains or between a train and an obstruction, provided further that such an occurrence may not be treated as an averted collision. If outside the station limit, the distance between the two trains or the train and the obstruction at the time the train or trains have finally come to a stop is 400 meters or more. If within the station limit there is an intervening fixed stop signal at danger governing the moving train, and compliance by the moving train with the indication conveyed by the stop signal averted the collision between the trains or between the train on the obstruction. तो इसको हम एवर्टेड कोलिजन में लेते हैं कि दो ट्रेन आमने सामने 400 मीटर पर आकर के रुक भी गई, स्टेशन लिमिट के अंदर है या विद इन स्टेशन लिमिट और आउटसाइड स्टेशन लिमिट, तो इस तरह के एवर्टेड कोलिजन भाई इस वजह से अगर हम लोग मानो उसमें कोई सतर्कता रखते नहीं है तो फर्दर मेजर एक्सीडेंट वो हो जाता है, तो उसको हम एवर्टेड कोलिजन मान करके चलते हैं। ट्रेन पासिंग सिग्नल एट डेंजर पहले ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या होता है। मींस ट्रेन रनिंग पास्ट स्टॉप सिग्नल एट डेंजर विदाउट प्रॉपर ऑथोरिटी। रेड सिग्नल दिया हुआ था, लोको पायलट जब गाड़ी खड़ी करने का कोशिश किया, मानो उससे कंट्रोल नहीं हुई और सिग्नल पास कर गया, या अपनी गलती से उसने सिग्नल ओवरलुक किया और निकल गया आगे, तो उसको ट्रेन पास एट डेंजर बोला, ट्रेन पासिंग सिग्नल एट डेंजर बोला जाता है। ठीक है। Equipment failures. So these include all failure of railway equipment, failure of locomotive, rolling stock, permanent way, overhead wire, signaling, telecommunication equipment, and include cases falling under classification J, K, L and M. अभी एक्सीडेंट का जो क्लासिफिकेशन है A2 जो भी जो मैंने आपको R वगैरह दिया था, O and M, O and I, वो इसके बाद में मैं आपको एक शीट के तौर पे अगर आप बोलो तो आपके इंस्ट्रक्टर को दे देता हूँ, या इस पर से आप नोट कर पाओगे इतना सारा? क्या करना है? क्लासिफिकेशन एक्सीडेंट तो दिए गए ABCD लेकर के, तो वो आपको राइटिंग नोट में चाहिए या यहाँ पर क्लास एक्सप्लेन करना है? राइटिंग नोट में दे दीजिए सर। हाँ, तो मैं सचिन साहब को बोलूंगा कि मेरे पास से मैं PDF उनको दे दूंगा, जो एक्सीडेंट मैनुअल के जो भी पैरा है ना, जो तो आप अच्छी तरह उसको पढ़ भी पाओगे। मेरे पास में इंग्लिश का है, हिंदी ढूंढता हूँ, अगर कहीं से हिंदी मिलेगा ना तो हिंदी भी मैं आपको दिलवा दूंगा। आपका एग्जाम कब है? ये LDC रिलेटेड का बैच है क्या अभी शायद? हाँ हाँ। और एग्जाम कब है आपका? 3/4 को है। अच्छा ठीक है, तो टाइम है अपने पास में। तो मैक्सिमम मैं आपको देखो, अगर इंग्लिश चाहिए तो तुरंत दे पाऊंगा, और हिंदी चाहिए तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। चलेगा सर, इसमें चलेगा। अभी इंग्लिश दे देना। हिंदी इंग्लिश चलेगा ना? हाँ, बाद में हो सके तो हिंदी बाद में भेज देना। मैं ट्राई करूंगा, हिंदी मुझे मिल गया ना तो मैं स्कैन करके भी आपको दे दूंगा।
ओके सर, ठीक है ठीक है। मुझे फिजिकली स्कैन करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जो टॉपिक है ये स्कैन करके आपको दिलवा दूँ। हाँ सर, इंग्लिश में जिस भी भेज मोटर में देना। आपको पता चल पाएगा कि भाई क्लासिफिकेशन क्या है, ट्रेन एक्सीडेंट क्या होता है, यार्ड एक्सीडेंट क्या होता है। तो अभी जैसे इक्विपमेंट फेल्योर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो भाई जैसे इक्विपमेंट फेल्योर की वजह से अगर सिग्नल पास हो गया, वो तो इंक्वायरी के बाद में ही पता चलेगा, इंक्वायरी के पहले तो पता चलने वाला नहीं है। लेकिन एक बार तो लोको पायलट को हमने सस्पेंशन में उतार दिया, उसकी इंक्वायरी चलती रहेगी। उसमें यह साबित होता है कि इक्विपमेंट फेल्योर की वजह से एक्सीडेंट था तो वो बचेगा। लेकिन अगर इक्विपमेंट फेल्योर साबित नहीं हुआ तो उस लोको पायलट को जरूर मेजर पनिशमेंट के तौर पे या तो रिमूवल फ्रॉम सर्विस या बिलो स्टेज करके सेंटियर के तौर पे नौकरी करनी है। इसके लिए हम लोग लोको पायलट की जो जिंदगी जोखिम में रहती है इसी वजह से बोलते हैं। Engine failure. An engine is considered to have failed when it is unable to work if booked train within prescribed load from start to destination or causes a delay in arrival at destination of specific period, namely 30 minutes or more in case of passenger trains hauled by diesel electric and electric engines, and 60 minutes or more in all other cases. देखो, जब मैं आपको बताया था कोई ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी अगर अपने फिक्स टाइम में सेक्शन क्लियर नहीं करती है और डिले होता है किसी कारणवश, अब 30 मिनट इलेक्ट्रिक लोको या डीजल लोको उस ट्रेन को जो हॉलिंग कर रहा है उसमें कोई खराबी आने की वजह से उसका स्पीड कम हो गया, जो भी हुआ, और उसको जो सेक्शन की स्पीड से पास करना था तो 30 मिनट भी देरी हो गई, या इलेक्ट्रिक और डीजल इंजन के ट्रेन के केस में 60 मिनट के आसपास की भी देरी होती है, तो हम उसको इंजन फेल्योर के नाम पे एक्सीडेंट के अंदर बुक करते हैं। ठीक है। Unusual incidents. These include cases related to law and order but not resulting in train accidents, and other incidents under classification N, P, Q and R. Serious damage to property means damage to railway property of the value exceeding rupees 25 lakhs. अगर रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान 25 लाख से ऊपर जाता है तो सीरियस डैमेज टू प्रॉपर्टी के नाम से एक्सीडेंट में उसका बुकिंग किया जाता है। सैबोटेज, ये शायद एक्सीडिंग वैल्यू 25 लाख का कोई नया करेक्शन स्लिप आया होगा, वो करेक्शन स्लिप एक बार देख लूंगा मैं, तो करेक्शन स्लिप भी आपसे शेयर। करेक्शन स्लिप आया है इसमें 25 लाख वाला एक्सरेशन नहीं, मोस्टली ये रेलवे प्रॉपर्टी में डैमेज 25 लाख के ऊपर वाला एक करेक्शन स्लिप आया है। अभी तक तो पुराने मैनुअल में 25 लाख ही दिया हुआ है, अगर करेक्शन स्लिप होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आमा करेक्शन चलो तो पेज नंबर 170 सीरियल डैमेज टू प्रॉपर्टी, नहीं पैरा नंबर 170 पेज नंबर 4। मैं देखता हूँ अगर करेक्शन स्लिप अभी मिलेगा ना तो उसमें वैल्यू कितना है देख लेता हूँ। हाँ चलो, करेक्शन स्लिप नहीं है, 25 लाख ही, तो रेलवे प्रॉपर्टी को 25 या 25 लाख से ऊपर का डैमेज होगा तो सीरियस डैमेज टू प्रॉपर्टी के नाम से इसको लिया जाए। ये क्वेश्चन में शायद आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है, रेलवे प्रॉपर्टी डैमेज सीरियस डैमेज किस तरह माना जाएगा, तो 25 लाख या 25 लाख से ऊपर कोई नुकसान है प्रॉपर्टी को तो उसको सीरियस डैमेज टू प्रॉपर्टी में लिया जाता है। Sabotage means the willful tampering with any part of the working machinery of railway with the object of rendering it inoperative, or an act intended to cause damage to railway property including train wrecking or attempted train wrecking। फिर हम बोलते हैं ना सैबोटेज, इसको इसी सेक्शन में सैबोटेज अभी कुछ माना गया है, यानी कोई अनऑथोराइज पर्सन या कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से ट्रेन वर्किंग को रोका, जैसे ट्रेन वर्किंग को रोका गया है, या ट्रैक के ऊपर कोई फॉरेन मटेरियल इंटेंशनली रख दिया है जिसकी वजह से डिरेलमेंट अगर हुआ है, तो ये जब एस्टैब्लिश होता है तब उसको हम सैबोटेज मानेंगे कि अनऑथोराइज पर्सन या कोई मॉब। कभी कभार हम देखते हैं कि भाई ट्रेन रोकने की कोशिश करते हैं या फिर इंटेंशनली उस लाइन के ऊपर दौड़ने वाली ट्रेन को नुकसान किया जाता है, या किसी भी तरह की
रेलवे की मशीनरी को विलिंगली अगर कोई नुकसान करता है तो उसको सैबोटेज में लिया जाता है, ठीक है। तो उसमें ट्रेन रैकिंग जो है, भाई क्या है ट्रेन रैकिंग? मींस द विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ और टेम्परिंग with permanent way or structure or rolling stock resulting in an accident to a train with or without loss or life and or damage। भाई किसी ने कोशिश जरूर की पीवे यानी परमानेंट वे जो है हमारा ट्रैक, उसमें टेम्परिंग करके भाई किसी ने फिश प्लेट निकाल दी। फिश प्लेट निकालने से क्या होगा कि दो रेल की पटरी जो जुड़ी हुई थी वो आपस से अलग हो गई, उसके ऊपर से ट्रेन पास होते हुए डिरेलमेंट हो गया। चलो नुकसान नहीं है, लेकिन डिरेलमेंट उस वजह से हुआ है कि किसी ने इंटेंशनली उस परमानेंट वे जो हमारा ट्रैक था उसमें कुछ कोई चीजों को बाहर से लाकर या बाहर उस पर रख करके इंटेंशनली टेम्परिंग किया है। एक सेकंड, हेलो, अब क्या करने को उसको? हाँ हाँ बल्लरी जी अभी जरा मेरा एक ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, ये एलडीसी वाले जो है वो लेक्चर खत्म करने के बाद। जो ट्रेन रैकिंग का मतलब समझ गया आप लोग? हाँ, कि जब भी कोई इंटेंशनली पीवे से टेम्परिंग करता है या रोलिंग स्टॉक से टेम्परिंग करता है, उस केस में जो भी एक्सीडेंट या डिरेलमेंट होता है, फिर चाहे उसमें नुकसान हो या नहीं हो, जरूरी नहीं है कि हर तरह के डिरेलमेंट में नुकसान होना ही होना है। कई डिरेलमेंट ऐसे होते हैं कि नॉमिनल रोलिंग स्टॉक का व्हील रेल से नीचे गिर करके थोड़ा आगे जाके भाई ड्राइवर को पता चल गया, उसे रोक दिया, या स्लो स्पीड था, रुकने पे झटका आने पे दोनों रोलिंग स्टॉक के बीच का जो ब्रेकिंग पाइप रहता है बीपी वो खुल जाने से भी वो रुक जाएगा। उसमें किसी तरह का लॉस या कुछ डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसको ट्रेन रैकिंग के नाम पे रेलवे एक्सीडेंट में ट्रीट किया जाएगा। लेकिन जो विलफुली किसी ने उसको नुकसान पहुंचाया तब वो ट्रेन रैकिंग माना जाए, नहीं तो नॉर्मल डिरेलमेंट पे आएगा, ठीक है। अब अटेम्प्टेड ट्रेन रैकिंग, इसी तरह ट्रेन रैकिंग हमने किया तो सेम है उसका, मींस द विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ और टेम्परिंग विद द परमानेंट वे और वर्क स्ट्रक्चर इक्विपमेंट और रोलिंग स्टॉक व्हिच इफ अनडिटेक्टेड वुड हैव रिजल्टेड इन एन एक्सीडेंट। भाई वो डिटेक्ट नहीं भी हुआ है फिर भी एक्सीडेंट तो हुआ है। भाई किसी तरह का विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन किसी ने कर दिया, वो जो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया और एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वो दिखाई देता है कि ये विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसको अटेम्प्टेड ट्रेन रैकिंग पे लिया जाए। भाई ट्रेन रैकिंग तो एस्टैब्लिश हुआ होता ही है कि भाई किसी ने विलफुली उसको टेम्परिंग करने के बाद में जो डिरेलमेंट एक्सीडेंट हुआ है, इन सर्टेन केस में हम उसको एस्टैब्लिश नहीं कर पाते, लेकिन लगता है कि भाई ये ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू टेम्परिंग है, तो उसको अटेम्प्टेड ट्रेन रैकिंग हम बोलेंगे। अब इंजरीज, तो इंजरीज में भी ग्रेवियस और सिंपल। ग्रेवियस इंजरीज में आती है 121 121। ग्रेवियस इंजरी और सिंपल में भी कोई करेक्शन स्लिप नहीं है, तो पुराना एक्सीडेंट मैनुअल का जो पैरा है 121, इसमें ए में लिया है ग्रेवियस इंजरीज। फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्टैटिस्टिक्स शुड बी टेकन एज इंजरीज एज डिफाइंड इन सेक्शन 320 ऑफ इंडियन पिनल कोड रिप्रोड्यूस बिलो फॉर रेडी रेफरेंस। भाई सेक्शन 320 इंडियन पिनल कोड का क्या है, तो इसी में यहाँ ग्रेवियस इंजरी के नाम पे वापस लिखा गया है, emasculation, permanent privation of the sight of either eye, permanent privation of the hearing of either ear, privation of any member or joint, destruction or permanent impairing of the power of any member or joint, fracture or dislocation of a bone or tooth, any hurt which endangers life or which causes the sufferer to be during the space of 20 days or in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuits। जो आदमी उसकी रोजिंदी क्रिया अगर 20 दिन तक नहीं कर सकता है
उसके बॉडी में इतना हैवी पेन हो रहा है या इन सब की तरह अगर होगा तो उसको ग्रीवियस इंजरी में माना जाएगा। भाई आई साइड फेल्यूर भी है या कोई सुनाई देने में एक कान में बाधा हो रही है या दोनों कान में है, कोई जॉइंट परमानेंट फ्रैक्चर हुआ है या इस तरह के जो भी है वो सब प्रीवियस इंजरीज में माने जाते हैं। कोई जॉइंट डिसलोकेशन जो होता है या फ्रैक्चर है तो ये 1 से लेकर के 7 तक के परमानेंट यानी ग्रीवियस इंजरी के टाइप्स है जो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे एक्सीडेंट मैनुअल में दिए हुए हैं। Simple injuries. A person will be considered to have incurred simple injuries if these injuries incapacitate the injured person to follow his customary vocation during 48 hours after the occurrence of the accident. फिर 48 आवर्स तक अगर उसको किसी तरह की पीड़ा या कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उसको हम सिंपल इंजरी में लेते हैं। 48 आवर्स के बाद का जो पीरियड रहता है फिर वो अब ग्रीवियस इंजरी है क्या है उस हिसाब से उसको देखना है। Railway servant is considered to have been injured if he or she is prevented from returning to work as a result of injuries for a period of 48 hours after the occurrence of the accident. हम रेलवे सर्वेंट भी जो रेलवे एम्प्लॉय किसी कारणवश 48 घंटे तक हम ड्यूटी पे नहीं जा सकते हैं तो सिंपल इंजरी में उसको ठीक किया जाता है। तो हमको मानो कहीं पे घर पे जाते हुए कोई नॉमिनल एक्सीडेंट हुआ, खरोंचाई वगैरह, उसकी वजह से पेन वगैरह कुछ स्टार्ट हुआ या वॉमिटिंग सेंसेशन की वजह से वॉमिटिंग होती गई है और वो 48 तक आवर्स तक का पीरियड सिंपल इंजरी में मारा जाता है। Trivial injuries. These include injuries other than grievous hurt or simple injuries as defined above. जो ग्रीवियस में भी नहीं है जो सिंपल में भी नहीं है उसको ट्रिवियल इंजरी के नाम पे हमको लेना है। अब इसमें कैप्साइजिंग ऑफ रेलवे व्हीकल्स, तो कैप्साइजिंग हम आमतौर पे देखते हैं कि एक्सीडेंट हुआ था, इतने व्हीकल कैप्साइज कंडीशन में थे तो a railway vehicle is said to have capsized in an accident only and if only it has turned over to rest either on its side or roof in such a manner that all its wheels have either lost contact with the rail or ground or got separated from the vehicle. तो ये कैप्साइज कंडीशन कैसे मानी जाएगी कि हमारा रेलवे का रोलिंग स्टॉक जब एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है या डिरेलमेंट होकर के टॉपलिंग कंडीशन में आ चुका उस टाइम पे उसके सभी व्हील हवा में आ गए मान क्या, तो फिर वो एक साइड से झुका हुआ है, किसी एक साइड के व्हील ट्रैक के ऊपर है, साइड जमीन के ऊपर टिकी हुई है तो उसको कैप्साइज कंडीशन बोला जाएगा। कैप्साइजिंग ऑफ ए रेलवे व्हीकल। तो कैप्साइज कंडीशन में जब भी एक्सीडेंट होता है तो उस टाइम पे हमको उसका रिस्टोरेशन के लिए एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन कॉल करनी है, लेकिन वर्किंग के लिए एआरटी के अंदर ए क्लास एआरटी में एक रेल क्रेन रहती है, बी क्लास एआरटी में कोई रेल क्रेन नहीं होती है। तो आप लोगों ने रेल क्रेन देखी है क्या? भाई कैप्साइज कंडीशन में अगर मुझे कोई रोलिंग स्टॉक को उठाना है तो नॉर्मल जो एक्सीडेंट होता है डिरेलमेंट तो उसमें तो हम एचआरई से उसको रिस्टोर कर लेते हैं। एचआरई है हाइड्रोलिक रिरेलिंग इक्विपमेंट। एचआरई और क्रेन शायद लास्ट टाइम का लेक्चर पता नहीं आप लोगों ने अटेंड किया था कि नहीं। तो एक्सीडेंट रोलिंग स्टॉक को रिस्टोर करने के लिए हम लोग एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन जो रेलवे के पास में है रेस्क्यू पर्पज से रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट वाहन जो प्रोवाइड की गई है उसके अंदर रेस्क्यू इक्विपमेंट्स के नाम पे हाइड्रोलिक रेस्क्यू डिवाइसेस है। 2 कोच एआरएमई जो हुआ करती थी उसको अभी 3 कोच पार्ट में कन्वर्ट किया गया है। तो 2 कोच एआरएमई को 3 कोच पार्ट में कन्वर्ट करने का मतलब पार्ट आप अपने आप में समझोगे SPART सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। अब जहां 2 कोच एआरएमई है उसको 3 कोच पार्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो उसका पर्पज ये है कि जब भी रेलवे एक्सीडेंट होता है जहां पैसेंजर इन्वॉल्वमेंट है तो पहले एआरएमई को ऑर्डर किया जाता था, तो
वो 2 कोच एआरएम की जगह 3 कोच स्पार्ट ऑर्डर होती है। उसमें बेनिफिट एक है कि स्पार्ट और सर सेल्फ टाइमिंग कितना प्रोपेल्ड है, रहता है उसको एआरएमबी का? अलग से लोकोमोटिव नहीं लगाना है। ठीक है, अब वो मूव हो गई, पैसेंजर को रेस्क्यू भी किया गया, और वो रेलवे का जो एक्सीडेंट के अंदर हमारा जो रोलिंग स्टॉक जो डिरेल होकर के पड़ा है। हाँ बोलो। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। आ रही है सर। हाँ, तो जिस केस के अंदर हमारी एआरएमई की जगह जब स्पार्ट ऑर्डर हुई, जब एआरएमई का रिप्लेसमेंट हो गया, रेलवे एक्सीडेंट होके पड़ा है, पैसेंजर इन्वॉल्वमेंट था, पैसेंजर को रेस्क्यू कर दिया गया, इंजरीज थी, उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दी गई, जिसको हॉस्पिटल में भेजना था उसको हॉस्पिटल में भेज दिया गया, और उस कोच को या उस रोलिंग स्टॉक को, चाहे इंजन है चाहे कुछ भी है, उसको रिस्टोर करने के लिए स्पार्ट में एचआरई रख दिया गया है, जबकि अभी तक कभी एआरएमई में एचआरई नहीं हुआ करता। एचआरई मीन्स हाइड्रोलिक रिरेलिंग इक्विपमेंट। तो बी क्लास और ए क्लास एआरटी में एचआरई दोनों में रहता है, जो अभी स्पार्ट में रखवा दिया गया है। तो 2 कोच एआरएमई को 3 कोच स्पार्ट में कन्वर्ट करने से ये फायदा है कि नॉमिनल रिस्टोरेशन उस एचआरई से किया जाता है, उसके लिए अलग से एआरटी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो कैप्साइज कंडीशन अगर है तो उसको हम एचआरई से अगर टैकल नहीं कर सकते हैं, तो उसको उठाने के लिए फिर रेल क्रेन की, या अगर आसपास में कोई रोड क्रेन अवेलेबल है तो रोड क्रेन भी हायरिंग किया जाता है। आमतौर पे देखा गया है कि डिपेंड अपॉन एक्सीडेंट उसका इंटेंसिटी कैसा है, कैप्साइज कंडीशन में कितना रोलिंग स्टॉक पड़ा है, उसको ऑफसाइड करना है, ऑफ ट्रैक करना है कि रेल पे रखना है, वो एक्सीडेंट के जगह का मुआवजा मायना हमको करना, मुआयना करना है। तो उसके बाद में हम डिसाइड कर सकते हैं कि उस टाइम पे हमको क्रेन वर्क करनी है कि एचआरई से काम करना है। तो आशा रखता हूँ आप लोगों ने सबने 140 टन क्रेन जो रेलवे में वो देखी होगी, या अभी एक फोटो देखना चाहोगे? फोटो देखना है 140 टन क्रेन जी कैसी होती है? जी सर दिखा दिखा दीजिए सर। दीजिए। हाँ चलो। अभी आपको दिखाई दे रहा है एक फोटो साइड के ऊपर वर्क करते हुए, जिसके अंदर पूरी की पूरी एक 140 टन क्रेन खड़ी है, सामने लोकोमोटिव खड़ा है। दिखाई दे रहा है पिक्चर? हेलो। हाँ सर देख ली। दिखाई दिया सर। हाँ, तो देखो ये जो रेल क्रेन जो अभी आपको फोटो में दिखाई दे रही है ना, ये है 140 टन डीएचबीडी क्रेन। हमारे रेलवे में 4 तरह की 140 टन क्रेन है। अभी जो आपको सामने फोटो दिखाई दे रहा है वो ओवन शेल्डन ओल्ड डिजाइन की डीजल हाइड्रोलिक ब्रेकडाउन क्रेन है। तो ए क्लास एआरटी में आजकल हर जगह पे आपको एक 140 टन कैपेसिटी की रेल क्रेन दिखाई देगी। पहले स्टीम क्रेन हुआ करती थी 35 टन 65 टन कैपेसिटी की, अब हर जगह से स्टीम क्रेन निकल गई है और उसकी जगह डीएचबीडी क्रेन, डीजल हाइड्रोलिक ब्रेकडाउन क्रेन प्रोवाइड की गई। तो एक्सीडेंट कैसा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई क्रेन का यूज करना है हमको या नहीं करना है। अभी ये जो फोटो है एक ये डिपार्टमेंटल एक्टिविटी के तौर पे एक लोकोमोटिव का व्हील चेंज करने के लिए साइड पे यूज की गई है।
और एक दूसरा मैं एक्सीडेंटल फोटो बताता हूँ आपको, जिसमें 142 क्रेन कैसे यूज की है। अभी आपको एक फोटो दिखाई दे रहा है जिसके अंदर 140 टन क्रेन है और सामने एक चला हुआ टैंक वैगन है। जी सर, दिख रहा है। हाँ, तो ये राधनपुर सेक्शन में थोड़े सालों पहले करीब 17 BTPN लोडेड कंडीशन में पूरे आग में जल चुके थे। तो उस टाइम पे देखो, अब इसका वैगन डिरेल हुआ है, साइड पे पड़ा हुआ था, और अब हम इसको रिस्टोर तो कर नहीं सकते, लेकिन साइड से हटाना है। तो क्रेन की मदद से इसको उठा करके साइड में रख दिया गया, ताकि रेलवे ट्रैफिक हमारा रिस्टोर किया जाए। ट्रैक के ऊपर से बाकी का ट्रैफिक आने जाने के लिए जब हम रिस्टोरेशन बोलते हैं, तो उस कंडीशन में या तो हम रिरेल करते हैं व्हीकल को या ऑफ ट्रैक करते हैं। अब इस तरह के व्हीकल को हम रिरेल कर सकते हैं, तो फिर इसको उठा करके ऑफ ट्रैक करना ही होता है कि ना उसके अंदर बोगी रही है, जल करके राख हो चुका है, और वो ना हम रेलवे के काम में आ सकता है। तो बाद में उसका तो ऑप्शन किया जाता है एज इज वेरिस बेसिस पे, या उस कंडीशन में अगर मूवमेंट कर सकते हैं हम उसकी किसी ट्रेलर के ऊपर या किसी वैगन के ऊपर रख करके, तो उसको मूव करके उसका जो ऑप्शन का जो प्लेस है वहां तक लिया जाता है। तो ये 140 ट्रेन कैसे काम करते हैं आप देख सकते हो। और हाइड्रोलिक रिरेलिंग इक्विपमेंट HRE से हम उसको कैसे टैकल करते हैं वो भी मैं फोटो बता दूंगा आपको। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर देखो एक फोटो दिखाई दे रहा है, उसके अंदर एक कंटेनर वैगन है, नीचे हाइड्रोलिक जैक रखा हुआ है ट्रॉली के ऊपर, और एक रेलिंग ब्रिज है। दिखाई दे रहा है वैगन आपको? जी सर, हाँ, बराबर। ये वैगन है जहां मेरा कर्सर मूव हो रहा है, उसके नीचे एक हाइड्रोलिक जैक है। जैक एक ट्रैवर्सिंग ट्रॉली के ऊपर रखा हुआ है, उसके नीचे एक लंबा रिरेलिंग ब्रिज है। आप वैगन देखोगे तो पटरी से नीचे उतरा हुआ है, जिसको ये जैक के ऊपर लिफ्ट करके हमें ट्रैवर्सिंग ट्रॉली का हाइड्रोलिक जैक मूव होता है जो ट्रैवर्स करता है। वो रेलिंग ब्रिज के ऊपर आपको होल दिखाई देते हैं, उस होल में उसका पिन लोकेट होता है। ट्रैवर्सिंग ट्रॉली का जो जैक जब ऑपरेट करते हैं ना, तो भाई ट्रॉली ऑपरेट कैसी होगी, एक जगह पे हम उसको रोक के रखेंगे और धक्का मारेंगे तब ट्रॉली ऑपरेट होगी ना। तो इसका हाइड्रोलिक पिस्टन जब बाहर निकलेगा, किसी ये होल के अंदर पिन के तौर पे रुकेगा, तब ये ट्रैवर्सिंग ट्रॉली को धक्का मारेगा, तो उसको ट्रैवर्सिंग मूवमेंट मिलेगी। तो एक डिरेल हुआ व्हीकल हाइड्रोलिक जैक से लिफ्ट किया गया, ट्रैवर्सिंग ट्रॉली से टॉवर्ड्स रेल उसको मूवमेंट किया जाता है, और जब हमको गेज मिलता है तब उसके ऊपर हम उसको लोअर करते हैं। आपको कभी यहाँ फिजिकली ART के ऊपर आने का कोई क्लास रखा हुआ है क्या? आपकी जो अभी ट्रेनिंग चल रही है प्री LDC ट्रेनिंग, इसमें ARD ARME के ऊपर फिजिकली ट्रेनिंग दिया हुआ है क्या देखने का? नहीं नहीं सर। नो सर नो सर।
नहीं सर। अगर ऐसा कोई हो आपका, या आपको खुद को एक जानना चाहते हो कि भाई एआईटी क्या चीज है, क्रेन कैसी होती है, एचआर इक्विपमेंट कैसे होते हैं, मैं आपको फंक्शन करके भी उसको बता दूंगा कि भाई कैसे रिरेल किया जाता है, कैसे क्रेन वर्क होती है, कैसे एचआरई या एचआरडी भी कैसे काम करते हैं। तो फिजिकली कभी भी आप देखना चाहो, आपको अगर जिज्ञासा है देखने की, या आपको एलडीसी के तौर पे प्रिपेयर होना है खुद को, या कोई चीज देख करके आप उसका लिख सकते हो, तो फंक्शन देखना चाहो तो मेरे पास आ जाना एआरटी कांकरिया पर। मैं आपको एक छोटा डेमो करके बता दूंगा कि भाई हाइड्रोलिक जॉब कैसे लिफ्ट होता है, कैसे ट्रैवर्सिंग ट्रॉली ट्रैवर्स होती है, रेलिंग ब्रिज क्या चीज है, इसका एक पावर पैक रहता है, कंट्रोल डेस्क रहता है। तो फिजिकली देखना चाहो तो मेरे पास में कांकरिया में आप कभी भी मोस्ट वेलकम इन डे टाइम। रात में कभी कोई एक्सीडेंट अगर आसपास में हुआ है और एक्सीडेंट साइट का वर्किंग देखने आना चाहो तो भी आप आ सकते हो, उसके लिए किसी को कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। ओके सर, धन्यवाद। तो हम वापस अपने एक्सीडेंट मैनुअल पे आते हैं। अभी आपको स्क्रीन शेयर वापस आ गया, सीरियस एक्सीडेंट और डिजास्टर। जी सर, अभी आया। अभी 122 कैप्साइजिंग और रेलवे व्हीकल पर थे हम लोग। हेलो, यस मैडम, हमने लेक्चर चालू। कैप्साइजिंग और रेलवे व्हीकल पता गया कि भाई कोई भी रेलवे का रोलिंग स्टॉक जब सारे व्हील हवा में आ जाते हैं या एक साइड के व्हील टिके हुए हैं, एक बाजू के ऊपर लुढ़क चुका है, उस कंडीशन को हम कैप्साइज ऑफ रेलवे व्हीकल मान के चलते हैं। उसको रिस्टोरेशन कैसे करना है, या तो हम रेलवे की एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन का रेल क्रेन यूज करेंगे या एचआरई इक्विपमेंट यूज करेंगे। तो एचआरई साहब ने रिरेल करने का देखा, क्रेन से उस रोलिंग स्टॉक को उठाते हुए देखा। तो एचआरई में एक अलग से टॉपलिंग जैक आता है, वो उस रोलिंग स्टॉक को हम ऑफ ट्रैक करने के लिए यूज करते हैं। भाई एचआरई हम रोलिंग स्टॉक को रिरेल करने में भी यूज करते हैं और रोलिंग स्टॉक को ऑफ ट्रैक करने में भी यूज करते हैं। रेल क्रेन से तो हम उठा करके रेल पे भी रखते हैं, रेल क्रेन से उठा करके बाहर भी रख सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा जैक होता है कि जो लुढ़का हुआ कैप्साइज रेलवे व्हीकल है उसको हम टॉपल और करके उसको ऑफ ट्रैक करते हैं। तो वो फोटो भी आपको अभी शेयर कर देता हूँ, देखने को मिल जाएगा। तो ये नॉर्मली टॉपलिंग जैक का आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। देखो अभी आपको एक फोटो दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर ऑलरेडी पैसेंजर कोच टॉपल कंडीशन में है और उसके नीचे एक हाइड्रोलिक जैक लगाया गया है। दिख रहा है कि ये स्क्रीन के ऊपर? तो ये जो जैक है इसको टॉपलिंग जैक बोलते हैं हम। अब आप देखो इस जैक के अंदर ना कोई नीचे रेल ब्रिज है, ना कोई ट्रैवर्सिंग ट्रॉली है, ना नॉर्मल हाइड्रोलिक जैक है।
ये टेलीस्कोपिक काइंड ऑफ टॉपलिंग जैक है। ये पिस्टन इस जैक में से बाहर निकलता जाता है और इसका नीचे जो बेस है वो भी अपने आप में स्विवेल होता है। ये जैसे जैसे इसका पिस्टन बाहर निकलेगा तो इस लुढ़के हुए रोलिंग स्टॉक पैसेंजर कोच को और लुढ़काएगा वो। इसका मतलब क्या हुआ कि हम हाइड्रोलिक जैक की मदद से ऑलरेडी जो टॉपल्ड हमारा कैप्साइज रोलिंग स्टॉक है उसको और टॉपल करते हुए हमारे ट्रैक की ओर से दूर ले जा रहे हैं, ऑफ ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये पूरा ट्रैक की जगह से थोड़ा डिस्टेंस पे चला जाएगा तो हम उसको ऑफ ट्रैक पोजीशन बोलेंगे, ये जो हमारे रेलवे मूवमेंट के अंदर कहीं इंफ्रिंजमेंट नहीं आने वाला है। तो ठीक है, मोटे तौर पे आपने रेलवे एक्सीडेंट का रिस्टोरेशन की जो एक्टिविटी में रेल क्रेन, एचआरई और रेल क्रेन के बगैर भी हम उस रोलिंग स्टॉक को ट्रैक से दूर धकेलते हैं टॉपलिंग जैक की मदद से, उसका एक एक्टिविटी फोटोग्राफ देखा हुआ है। ठीक है, अभी जो स्क्रीन पे हम वापस हमारे एक्सीडेंट मैनुअल के पैरा पे ऊपर आ चुके हैं। थ्रेशोल्ड वैल्यू, for the purpose of accident, threshold value is the minimum value beyond which the accident will be treated as having serious repercussion on the basis of loss to railway property or interruption to communication itself constitute two portions। भाई दो पोर्शन कौन से है उसके थ्रेशोल्ड वैल्यू के? भाई रेलवे प्रॉपर्टी को जो हमारा नुकसान होता है उसकी जो वैल्यू रहती है, थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी लॉस ऑफ विच इज फिक्स्ड एट 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए का नुकसान, ठीक है, या तो फिर थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ इंटरप्शन टू कम्युनिकेशन आइदर पार्शियल और टोटल वेयर ड्यूरेशन ऑफ इंटरप्शन इज इक्वल टू और मोर देन नंबर ऑफ आवर्स स्पेसिफाइड अगेंस्ट इच सेल। भाई या तो 1 लाख रुपए का नुकसान, या दूसरा क्या है, टाइम बाउंड है, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा। तो बीजी में ए, बी, सी और डी स्पेशल जो है इन अवर्स में 3 घंटा या 6 घंटा टोटल या पार्शियल, भाई 3 से 6 घंटा। दूसरा है 4 से 8 घंटा, 4 घंटा या तो 8 घंटा, और दूसरा 6 और 12 घंटा। ठीक है, तो सिर्फ रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान रुपए में न देखते हुए, लेकिन टाइम बाउंड अगर कोई डिरेलमेंट हुआ और उस डिरेलमेंट को हम जब रिस्टोरेशन करते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड गया, डिरेलमेंट टाइम से लेकर के रिस्टोरेशन, जो ट्रैफिक हमारा रिस्टोरेशन टाइम में इतने घंटे तक वो ट्रैफिक रुका रहा, तो उसको रूट के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है कि ब्रॉड गेज के ऊपर इतने से इतना घंटा, मीटर गेज के ऊपर इतने से इतना घंटा, नैरो गेज रूट के ऊपर इतने से इतना घंटा। ठीक है, तो टाइम भी अगर उतना ज्यादा चला जाता है तो एक वो थ्रेशोल्ड वैल्यू के हिसाब से हम उसको उस टाइम बाउंड एक्सीडेंट के ऊपर क्लासिफिकेशन पे लेते हैं। टाइप ऑफ एक्सीडेंट तो एबीसीडी का सर, एबीसीडी क्लास एक्सीडेंट क्लासिफिकेशन यूज होता है। फर्स्ट स्पेशल ऑफिसर वाले से आप क्यों करें? एक्सीडेंट साइड पर पोजीशन है ना, एबीसीडी और क्लासिफिकेशन को एक्सीडेंट है। पहला तो और आप बताइए बता नंबर 408।
अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 408 नंबर का पैरा दिख रहा है कि क्लास ए कोलिजन्स। हाँ दिख रहा है। हाँ, तो ये जो क्लासिफिकेशंस जो है ना ABCD जो भी है, ये मैं आपको PDF में इंग्लिश में और हिंदी में मिला है तो दोनों दे दूंगा, क्योंकि ये काफी लंबा है, इसी के ऊपर हम जस्ट डिस्कशन करते रहेंगे ना तो 2-3 क्लास निकल जाएगी। तो पहले आपको मैंने जो बताया था ना A से लेकर के R तक, O और I में जो क्लासिफिकेशन है, कोलिजन वगैरह तो हम लोग डिस्कशन कर चुके थे, तो ये आपको मैं मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ओके सर। अब मैं ड्यूटीज बता देता हूँ आपको। भाई, ड्यूटीज ऑफ द ऑफिशियल फर्स्ट रीचिंग साइट। जो भी ऑफिशियल जो है हमारा रेलवे कर्मचारी जब किसी भी साइट के ऊपर पहुंचता है तो उसका ड्यूटी क्या रहता है ना, हम लोग ऑफिसर के तौर पे द ऑफिसर और द सीनियर सबऑर्डिनेट फर्स्ट रीचिंग द साइट ऑफ एक्सीडेंट। कोई ऑफिसर या सीनियर सबऑर्डिनेट जब साइट के ऊपर पहला पहुंचता है तो उसको क्या करना है, ये सब ड्यूटीज हमारी एक्सीडेंट मैनुअल के अंदर डिफाइन की हुई। तो हर एक लेवल की अलग अलग ड्यूटी रहती है। मैकेनिकल के ऑफिसर की ड्यूटी अलग है, इलेक्ट्रिकल के ऑफिसर की ड्यूटी अलग है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन उस ऑफिसर की ड्यूटी अलग है, मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी अलग है। सबसे साइट के ऊपर पहले पहुंचने वाला चाहे ऑफिसर हो चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे सीनियर सबऑर्डिनेट है ना, सुपरवाइजर हम लोगों का जो लेवल है, तो जब पहले साइट पे पहुंचता है तो उसको क्या करना है, ये सब चीजें हमारे एक्सीडेंट मैनुअल के अंदर डिफाइन की हुई है। तो पैरा नंबर 301 जो है ड्यूटीज ऑफ द ऑफिशियल फर्स्ट रीचिंग एट एक्सीडेंट साइट। तो जब सबसे पहले पहुंचेगा तो क्या करा, दी ऑफिसर ऑफ द सीनियर फर्स्ट रीचिंग द साइट ऑफ एक्सीडेंट मस्ट केयरफुली एग्जामिन एंड मेक ए नोट ऑफ द ऑल एविडेंस which may prove useful in ascertaining the cause of the accident. The following points require special attention. भाई उसको एग्जामिन करना है, एविडेंसेस जो भी लगते हैं कि ये कॉज ऑफ द एक्सीडेंट के अंदर हमको काम में आएंगे या तो उसके ऊपर से कॉज ऑफ द एक्सीडेंट पता चलेगा, तो उस एविडेंस को प्रिजर्व करने हैं। साइट के ऊपर पहुंच करके सबसे पहले उसको एग्जामिन करना है। एक्सीडेंट रिलेटेड कॉज के उपलक्ष्य में जो भी पुरावे वहां पर मौजूद है उसको सेफ कस्टडी में लेना है। Where the condition of the track with special reference to alignment, gauge, cross levels, curvature, superelevation, railhead wear, sleepers and ballast, marks on sleepers and rails, position of direct vehicles, the condition of rolling stock with special reference to brake power, broken, hanging or missing components, the position of block instruments, signal points, point levers, indicator keys, etc. at the station provided with panel interlocking, the position of important relays, switches, indication of or signals, points, track, circuits, locking, indications of points, routes, cancelling, counter, numbers of panel and entries in register should also be noted. भाई क्या है, जब साइट पे पहुंचा तो पहले तो शांति से एग्जामिन करना है कॉज ऑफ द एक्सीडेंट में इन्वॉल्वमेंट किस चीज का है। अगर लगता है कि भाई ये इन चीजों का इन्वॉल्वमेंट है तो उसको प्रिजर्व करना है, उसको नोट डाउन करना है। भाई ट्रैक है तो ट्रैक के अंदर वो ट्रैक गेज में है नहीं है, अगर गेज में नहीं है तो उसको नोट करो। अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक है कि नहीं है, क्रॉस लेवल है, पॉइंट्स है, कर्व है, सुपर एलिवेशन कितना सुपर एलिवेशन है, रेल हेड है तो रेल हेड पे वियर कितना है, स्लीपर की कंडीशन कैसी है, बालास्ट उसका कुशनिंग वगैरह, जो बालास्ट की साइज प्रॉपर जो रहती है। तो हर एक के एक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के परफॉर्मा है। एक्सीडेंट मैनुअल के अंदर जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग परफॉर्मा दिए हुए हैं। वो परफॉर्मा भी मैं आपको इनके साथ में PDF भेज दूंगा कि भाई PA का क्या परफॉर्मा है, रोलिंग स्टॉक अगर इन्वॉल्व है तो पैसेंजर कोचेस या वैगन या लोकोमोटिव का क्या परफॉर्मा है। अलग अलग जो परफॉर्मा दिए गए हैं एक्सीडेंट मैनुअल में, इसके अंदर टाइम टू टाइम करेक्शन स्लिप्स भी आई हुई है। तो लेटेस्ट करेक्शन स्लिप के साथ वाला एक्सीडेंट परफॉर्मा मैं आपको PDF में इसके साथ में दे दूंगा, या तो फिर आपके पास किसी के पास एक्सीडेंट मैनुअल की कॉपी हो तो उसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
वो अपेंडिक्स के तौर पे एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के परफॉर्मा हर एक ने दिए हुए हैं। तो उसके अंदर भाई साइट के ऊपर पीवे के कौन से रीडिंग हमको लेने हैं, भाई यहाँ पे रेलवे का कोई भी रोलिंग स्टॉक डिरेल हुआ है तो डिरेल होने का मतलब रेल की पटरी से नीचे जब उतरता है तो पॉइंट ऑफ माउंट और पॉइंट ऑफ ड्रॉप, अभी आपने इसके अंदर एक पढ़ा होगा कि द कंडीशन ऑफ रोलिंग स्टॉक विद स्पेशल रेफरेंस टू ब्रेक पावर, ब्रोकन, हैंगिंग और मिसिंग कंपोनेंट्स। भाई कोई रोलिंग स्टॉक या तो ब्रेक पावर उसका नहीं था, उसकी वजह से गाड़ी को रोकने में कामयाबी नहीं मिली और डेड एंड में जाकर के डिरेल हो गया, या तो कोई ब्रोकन पार्ट था जिसकी वजह से इंफ्रिंजमेंट हुआ और डिरेलमेंट हुआ, या हैंगिंग या कोई मिसिंग कंपोनेंट है। तो ये सब चीजें जब साइट पर जाओगे, जो भी ऑफिसर या सब, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई मैं एसएनडी साइड से हूँ, मैं इंजीनियरिंग से हूँ या मैं मैकेनिकल से हूँ तो मेरी ड्यूटी नहीं बनती। जो पहले पहुंचेगा उसकी जिम्मेदारी रहती है कि उसको जितना हो सकता है उतना क्लू को प्रिजर्व करना है, एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है या जो चीज एक्सीडेंट के अंदर इन्वॉल्व है उन सभी चीजों को एग्जामिन करते हुए प्रिजर्व करना है। एक रफ स्केच भी बनाया जाता है कि उस स्केच में बताया जाता है कि लोकेशन क्या है, उसकी पोजीशन कैसी है, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या रहेंगे उसके। ठीक है, तो ये ड्यूटीज ऑफ द ऑफिशियल फर्स्ट रीचिंग साइट के ड्यूटी में जरूर आता है। इसमें पहला जो पहुंच गया उसको तो काफी हद तक सभी चीजों का ध्यान देना ही देना है। अब ड्यूटीज ऑफ वे एंड वर्क्स ब्रांच, भाई पीवे जो है द इंजीनियरिंग ऑफिसर हम जिसको बोलते हैं, इंजीनियरिंग सुपरवाइजर जो बोलते हैं, फर्स्ट रीचिंग द साइट ऑफ द एक्सीडेंट मस्ट मेक ए कंप्लीट एंड एक्यूरेटली डायमेंशन स्केच। किसी भी एक्सीडेंट का साइट जब होता है ना, डिरेलमेंट ऑफ एक्सीडेंट साइट या एक्सीडेंट रेलवे एक्सीडेंट साइट जो होती है, तो जो एक जॉइंट ऑब्जर्वेशन किया जाता है उसके अंदर एक स्केच बनाना होता है। तो स्केच हमेशा इंजीनियरिंग ब्रांच का एसएससी या ऑफिसर ही बनाता है, चाहे मैकेनिकल, ट्रैफिक, एसएनटी सभी के ऑफिसर्स या सबऑर्डिनेट सुपरवाइजर मौजूद होंगे, लेकिन वो स्केच हमेशा इंजीनियरिंग ब्रांच का ही ऑफिसर या सबऑर्डिनेट सुपरवाइजर बनाता है। एक अच्छा स्केच बनाना होता है उसको, साइट की लोकेशन बताते हुए क्या डिरेलमेंट कैसे हुआ है, व्हील ट्रैक से अंदर है या ट्रैक के बाहर गिरे हुए हैं, कितनी दूरी पे ड्रैगिंग हुआ है, उस स्केच के अंदर सब नोट किया जाता है। तो ये हो जाती है स्पेसिफिकली ड्यूटी पीवे ब्रांच की, परमानेंट वे ब्रांच, जिसको हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं। ड्यूटीज ऑफ मैकेनिकल ब्रांच, भाई मैकेनिकल ब्रांच का ड्यूटी क्या है? द मैकेनिकल ऑफिसर और हिज सीनियर सबऑर्डिनेट फर्स्ट रीचिंग द साइट ऑफ द एक्सीडेंट मस्ट एग्जामिन द इंजन एंड रोलिंग स्टॉक and make a note of any damage or deficiencies. Any details or broken parts must be secured. Vacuum certificate, caution orders, speedometer graphs should be taken out in the presence of inspectors, supervisors of mechanical or electrical in case of electric locomotive, transportation and engineering branch. In case the graph is not found, a joint certificate to this effect should be recorded by the 3 senior supervisors. Same procedure is to be adopted in case the speedometer graph is taken out from the loco at any place other than the accident site. तो कोई भी रोलिंग स्टॉक जब हमारा इन्वॉल्व है तो उसका सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन के तौर पे, अगर इंजन है तो इंजन का स्पीडोग्राफ रहता है, तो स्पीडोमीटर स्पीडोग्राफ के जो रीडिंग रहते हैं तो स्पीडोग्राफ का एक चार्ट निकलता है, तो उसको सीज किया जाता है, उस ग्राफ को अपनी कस्टडी में लिया जाता है। तो वहां मान लो कि जो भी साइट सुपरवाइजर्स हमारे वहां 3 ब्रांच के, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ट्रैफिक। ट्रैफिक का उसमें एक न्यूट्रल माना जाता है कि ट्रैफिक का जो टीआई रहता है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, बाकी जितने भी इंस्पेक्टर होंगे, भाई इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है तो सीएलआई इलेक्ट्रिक साइड का रहेगा, डीजल लोकोमोटिव है तो डीजल साइड का सीएलआई रहेगा। तो ये उस ग्राफ को अपनी कस्टडी में लेकर के उसको एक सील कर देंगे, बाद में वो ग्राफ पढ़ा जाता है कि उस डिरेलमेंट साइड के उस पर तब उसकी स्पीड क्या थी, भाई डेड स्टॉप कितने बजे कब से कब हुआ, ड्रैगिंग हुआ तो कितनी किलोमीटर से उसका स्पीड घटना चालू हुआ, तो उस ग्राफ के ऊपर से उसका स्पीड का अंदाजा आता है। तो ये मैकेनिकल ब्रांच की ड्यूटी में आता है कि भाई उसका ब्रेक पावर, कुछ डैमेज डेफिशिएंसीज क्या है क्या नहीं,
रोलिंग स्टॉक का, इंजन का जो स्पीडोमीटर है उसका ग्राफ है, उसको निकालना है, उसको सीज करना है। अब जॉइंट ऑब्जर्वेशन एंड जॉइंट रीडिंग्स। The senior supervisor of the inspectors of the transportation, mechanical and engineering, S&T and electrical also where S&T gear और electrical stock OHG is involved। देखो मेनली क्या होता है कि ट्रैफिक, मैकेनिकल और इंजीनियरिंग, ये तीन के जो सीनियर सुपरवाइजर रहते हैं वो जॉइंट ऑब्जर्वेशन में आते हैं। जहाँ एसएनडी का स्विच गियर इन्वॉल्वमेंट है पॉइंट एंड क्रॉसिंग के ऊपर, जहाँ ओएजी इन्वॉल्वमेंट है, तभी एसएनडी और ओएजी के सुपरवाइजर्स को जॉइंट ऑब्जर्वेशन में लिया जाता है। तो हमेशा आप बीइंग एन सुपरवाइजर या ऑफिसर जब साइट पे जाते हो और जब जॉइंट ऑब्जर्वेशन करने की बारी आती है, अगर आप ऑफिसर हो तो आप अपने डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर्स जो तीन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रैफिक, मैकेनिकल और इंजीनियरिंग, इन तीनों को एक जॉइंट ऑब्जर्वेशन के नाम पे कमिटी बनाओगे और उनको जिम्मेदारी दी जाती है जॉइंट ऑब्जर्वेशन की। और जहाँ एसएनटी का स्विच गियर इन्वॉल्वमेंट आया तो एसएनटी, ओएजी इन्वॉल्वमेंट है तो ओएजी, लोकोमोटिव है तो सीएलआई रहेगा मैकेनिकल की ओर से, और लोकोमोटिव नहीं है तो फिर वैगन या कोच का जो सीडब्ल्यू या डीसीडब्ल्यू जो बोला जाता है वो रहता है। In addition to the concerned department official, senior supervisor of the inspector, who is the senior most among the inspector of the supervisor for engineering mechanical transportation, shall be personally responsible to see that the joint observation readings are recorded without undue delay। अब जब भी ये जॉइंट ऑब्जर्वेशन एक्सीडेंट होता है तब रिस्टोरेशन से पहले करना होता है हमको। जब तक जॉइंट ऑब्जर्वेशन नहीं होगा तब तक रिस्टोरेशन की कामगिरी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसके लिए सीनियर मोस्ट सुपरवाइजर्स जो कमिटी मेंबर्स रहते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जॉइंट ऑब्जर्वेशन लेने में देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी जॉइंट ऑब्जर्वेशन करने में देरी होगी उतना ही रिस्टोरेशन डिले होगा। रिस्टोरेशन डिले होने पर टाइम जो हमारा था, मानो जो काम 1 घंटे में हो जाने वाला था, अगर जॉइंट ऑब्जर्वेशन में ही एक दूसरा डिपार्टमेंट एक दूसरे से झगड़ते रह करके किसी कंक्लूजन पे नहीं आएगा या नोट डाउन नहीं करेगा या साइनिंग नहीं करेगा उस पेपर को, तो रिस्टोरेशन की कामगिरी आगे नहीं बढ़ेगी, उसके उसमें टाइम ज्यादा जाएगा। तो हो सकता है कि अनड्यू डिले इन जॉइंट ऑब्जर्वेशन के नाम पे भी एक इंक्वायरी खड़ी हो जाए। तो उस इंक्वायरी में फिर सभी टीम मेंबर्स को जवाब देना पड़ेगा। कोई डीआरएम साहब भी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं कि भाई इतना देर आपको जॉइंट ऑब्जर्वेशन में क्यों लगा। तो इसके लिए बीइंग ए सुपरवाइजर या बीइंग एन ऑफिसर, जॉइंट ऑब्जर्वेशन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति साइट के ऊपर जो भी है उसको ये ध्यान देते हुए चलना है कि अनड्यू डिले जॉइंट ऑब्जर्वेशन के नाम पे ना हो। ठीक है। तो एडिकेट नंबर ऑफ परफॉर्मर टू बी अवेलेबल इन एआरडी। एआरडी के अंदर एक्सीडेंट मैनुअल हमेशा आपको मिलेगा। जब भी कोई एआरडी साइट पे आती है, मानो कोई सुपरवाइजर के पास जो पहला पहुंचा है उसके पास में परफॉर्मा नहीं है, तो वो एआरडी में से इस परफॉर्मा की कॉपी ले सकता है जिसको साइट के ऊपर फिलअप करने हैं। तो ये आपको क्लियर होगी कि जब कोई ऑफिसर या सबऑर्डिनेट पहले साइट पे पहुंचता है तो उसकी ड्यूटी क्या है, फिर फर्दर पीवे मैकेनिकल उसकी ड्यूटी क्या बनती है। आमतौर पे जो भी बेसिक जिम्मेदारी है वो पीवे और मैकेनिकल की रहती है। एसएनटी, ओएजी वो सब बाद में आते हैं, और जहाँ पैसेंजर इन्वॉल्वमेंट रहता है वहाँ मेडिकल डिपार्टमेंट रहता है। तो मेडिकल जहाँ पैसेंजर इन्वॉल्वमेंट आया, मेडिकल डिपार्टमेंट है। अभी कोई इंजरी है या कोई मेजर एक्सीडेंट है जिसके अंदर कोई डेथ वगैरह है, तो उस टाइम पे जब रेस्क्यू किया गया और उस एक्सीडेंट के जो भी रोलिंग स्टॉक है उसको रिस्टोरेशन करना है, तो सबसे पहले उसको एक जॉइंट सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। मेडिकल टीम, ट्रैफिक और आरपीएफ डिपार्टमेंट, ये तीनों मिलकर के एक सर्टिफिकेट देंगे कि अब वहां पे ना कोई ह्यूमन बॉडी है, क्योंकि जब तक ह्यूमन बॉडी पूरी अंदर से निकाल करके रेस्क्यू कामगिरी खत्म नहीं होगी तब तक रिस्टोरेशन कामगिरी चालू नहीं की जाएगी। तो ये जॉइंट सर्टिफिकेट इश्यू होने के बाद ही अगर रिस्टोरेशन के लिए वहां पर एआरटी अवेलेबल है तो एआरटी को अंदर लिया जाता है। तो किसी भी तरह के रेलवे एक्सीडेंट में जहाँ पैसेंजर इन्वॉल्वमेंट है, सबसे पहले एआरएमई जाती है। एआरएमई में जो मेडिकल स्टाफ है या मैकेनिकल का स्टाफ जो साथ में रेस्क्यू में जो मदद कर रहा है, साइट पे
आरपीएफ पुलिस डिपार्टमेंट आया हुआ है, स्टेट लेवल की मशीनरी लगी हुई है, लेकिन जब बचाव कामगिरी खत्म हो गई, बचाव कामगिरी के बाद में उसका ट्रैफिक के लिए रिस्टोरेशन यानी बहाल करना है, तब कामगिरी शुरू करने से पहले सर्टिफिकेट इश्यू करवाना रहता है कि अब वहां पे किसी भी तरह का ह्यूमन ऑर्गन नहीं है या ह्यूमन बॉडी नहीं है या कोई ह्यूमन पैसेंजर नहीं है। वो सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं तब तक कोई रिस्टोरेशन कामगिरी चालू नहीं करेगा। ठीक है। और एडिकेट नंबर ऑफ परफॉर्म आपको एआईटी से मिल जाता है। नो टेम्परिंग विद द एविडेंस अनलेस जॉइंट ऑब्जर्वेशंस आर टेकन। जब तक जॉइंट ऑब्जर्वेशन नहीं लिया जाता है तब तक किसी भी एविडेंस से टेम्परिंग नहीं होना चाहिए। वहां पे मौजूद सभी टीम मेंबर को ये ध्यान रखना है कि कोई मिसक्राइम एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, क्योंकि किसी को पता है कि इस वजह से एक्सीडेंट हुआ था, तो उस एविडेंस को कोई मिटाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है या जानबूझ करके उसको वहां से हटाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए जॉइंट ऑब्जर्वेशन में जो भी परिस्थिति हमको नजर आती है और सभी सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को या सुपरवाइजर्स को जॉइंट ऑब्जर्वेशन के दौरान नोट डाउन करवानी है, ताकि बाद में उसको हम एविडेंस के तौर पे साबित कर पाए। अगर एविडेंस ही वहां से मिटाया गया तो फिर वो हम उसका कॉज में जा ही नहीं पाएंगे कि कॉज ऑफ एक्सीडेंट क्या था। तो इसके लिए उससे टेम्परिंग हमको रोकना है। कोई जानबूझ करके करने की कोशिश करता है तो उसको रोकना है, होने नहीं देना। उसके स्केच बनाना है, साइट का फोटोग्राफ अच्छी तरह करना है। इन्वेस्टिगेशन ऑन दी स्पॉट साइट। The points to be observed on the spot for investigation of accident have been given above and in chapter 5 regarding information to be conveyed, as well as in the chapter 10 on accident inquiries point for evidence। एक्सीडेंट मैनुअल के चैप्टर 5 में और इसके चैप्टर 10 में जो भी परफॉर्मा दिए हुए हैं चेकलिस्ट है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्पॉट साइट का इन्वेस्टिगेशन को कैसे करना है वो सब चेकलिस्ट भरने हैं उसके। अब सैबोटेज। सैबोटेज में आपको पता चला कि कोई इंटेंशनली जब टेम्परिंग की जाती तो ड्यूटीज ऑफ गार्ड, engine crew and other railway staff when a derailment or other serious accident takes place to be trained due to suspected sabotage। भाई जब सस्पेक्टेड सैबोटेज माना जाता है तो उस केस में ट्रेन का गार्ड, ट्रेन का जो क्रू है, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, बाकी रेलवे स्टाफ उस ट्रेन में जो ट्रैवल कर रहा है, अगर पैसेंजर ट्रेन है तो और भी रेलवे स्टाफ, एस्कॉर्टिंग स्टाफ होता है, टीसी है, टीटी है, टीएस है, ट्रेन सुपरिटेंडेंट, तो इन सब की ड्यूटी है कि उस टाइम पे क्या करना है। The guard along with the engine crew and other railway staff traveling by the train involved after protecting the train, reporting the accident and rendering first aid to the injured must carefully examine the track jointly with responsible passengers and record the results of the examination and have the record signed by them। भाई जो ट्रेन का गार्ड और जो क्रू मेंबर है और जो एस्कॉर्टिंग स्टाफ उस ट्रेन के साथ में ट्रैवलिंग कर रहा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले तो वही रहते हैं एक्सीडेंट साइट के ऊपर। अगर पैसेंजर इन्वॉल्वमेंट है, किसी को इंजरी हुई है तो फर्स्ट एड उनको देना है। गार्ड के इसमें फर्स्ट एड अवेलेबल होता है, लोकोमोटिव में नहीं है। हाँ, गार्ड के पास में फर्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल होता है, तो फर्स्ट एड उसको ट्रीटमेंट देनी है जब तक कि कोई एडिशनल मशीनरी वहां तक नहीं पहुंचती है। स्टेट लेवल मशीनरी एक्सीडेंट होने के ऊपर आ भी जाती है, लेकिन सबसे पहले अवेलेबल ट्रेन का गार्ड रहता है, ट्रेन का क्रू रहता है और एस्कॉर्टिंग स्टाफ रहता है। तो उनको एग्जामिन करना है साइट, जितनी हो सकती है पैसेंजर्स को, विक्टिम्स को, इंजर्ड पर्सन को मदद करनी है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है और एक्सीडेंट की खबर कंट्रोल को देनी है। अब जैसे वहां से खबर आती है तो स्टेशन मास्टर क्या करता है, एडजेसेंट स्टेशन मास्टर, वो सिविल अथॉरिटी को भी, सिविल पुलिस है, आरपीएफ अथॉरिटीज है, जो भी सबसे जल्दी पहुंच सकता है साइट के ऊपर आसपास के क्षेत्र से, या स्टेट लेवल मशीनरी को भी इन्फॉर्म करना है तो वहां से वो स्टेशन मास्टर भी कर सकता है, या स्टेशन मास्टर कंट्रोल को खबर करेगा, कंट्रोल से लोकल अथॉरिटी को खबर पहुंचाई जाएगी। अब इसमें इंजीनियरिंग सुपरवाइजर को प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, सुपरवाइजरी ऑफिशियल्स जो भी है
उसकी नॉर्मल ड्यूटी क्या परफॉर्म होती है, ये सभी हमारे एक्सीडेंट मैनुअल के अंदर प्रिस्क्राइब की हुई है। ये सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी जब परफॉर्म करते हैं उसके बाद में एक्सीडेंट इन्वॉल्व रोलिंग स्टॉक जो भी हमारा है, तो जब साइट से रिमूव किया जाना है तो उसका भी एक एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। तो जो मैकेनिकल ब्रांच के ऑफिसर्स है उसमें अगर सीएनडब्ल्यू का कोई कोच या वैगन है या लोकोमोटिव है, तो उसके इंस्पेक्टर्स या जो भी कंसर्न टेक्निकल टीम वहां पर अवेलेबल रहेगी, वो उसका एक फिटनेस सर्टिफिकेट देगी कि भाई उसको एक्सीडेंट साइट के ऊपर से रिमूव हटाने के लिए या तो वो इतनी स्पीड से कोई सेक्शन क्लियर करते हुए जा सकती है, या तो फिर उस साइड से हटा करके उसको लूप लाइन में कहीं पर प्लेस करना है। तो ये एग्जामिनेशन करना है, डैमेज कितना हुआ है वो सर्टिफाई करना है, और उस जगह से उसको दूसरी जगह मूवमेंट के लिए एक सर्टिफिकेट इशू करना है कि भाई इतनी रिस्ट्रिक्टेड स्पीड से ये रोलिंग स्टॉक मूव हो सकता है, उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट हमको सर्टिफिकेट के नाम पे इशू करना है। ये सब होने के बाद में एक्सीडेंट हुआ, सबने अपनी अपनी ड्यूटी कर ली, रिस्टोरेशन ऑफ ट्रैक हो गया, जो भी इन्वॉल्वमेंट था रोलिंग स्टॉक भाई डैमेज कंडीशन में वहां से मूव हो गए, उसके जॉइंट ऑब्जर्वेशन के लिए नियर बाय जो भी सिंक लाइन है वहां पर उसको प्लेसमेंट देना है, तो उसके मेजरमेंट रीडिंग ऑब्जर्वेशन लेने हैं। साइट के ऊपर तो करना ही करना है, साइट के बाद में उस डिरेल जो भी रोलिंग स्टॉक था तो उसके मेजरमेंट भरने का जो परफॉर्मा है वो भरने के बाद में एक्सीडेंट कमिटी जो प्लान की गई हुई है उस कमिटी को ये सब देना होता है, और उसके ऊपर एक यानी इंक्वायरी हर एक लेवल की अलग अलग कंडक्ट होती है, डिपेंड अपॉन किस लेवल का एक्सीडेंट है। कोई ऑफिसर लेवल की इंक्वायरी है, सीनियर सबऑर्डिनेट लेवल की इंक्वायरी है, या ऑफिसर्स में भी टॉप पोस्ट में फिर सीआरएस इंक्वायरी है। तो ये सभी लेवल की इंक्वायरी बाद में कंडक्ट होती है। उस इंक्वायरी में जो भी तथ्य है, एविडेंसेस, जो परफॉर्मा है वो सब प्रोड्यूस किए जाते हैं, और उसके आधार पर किसका इन्वॉल्वमेंट है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी किसकी है, सेकेंडरी किसकी है, उस कमिटी के फाइनल जो रिपोर्ट जनरेट होता है उसके अंदर दिया जाता है। तो उस बेस पे अगर हमारा रेलवे एम्प्लॉय जिम्मेदार है जिस भी डिपार्टमेंट का, प्राइमरी है तो उस हिसाब से पनिशमेंट आएगी, सेकेंडरी है तो उस हिसाब से पनिशमेंट आएगी। प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं होते हुए भी एक तीसरा वर्ड क्या रहता है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी वो नहीं है, और भी उसके अलावा एक तीसरा सेंटेंस है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सेकेंडरी नहीं है, लेकिन उसकी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर जरूर है। तो उस लेवल पे हो सकता है माइनर, लेकिन माइनर पनिशमेंट भी आती है। तो मेजर माइनर पनिशमेंट, वो कॉज ऑफ एक्सीडेंट क्या आता है, डैमेजेस क्या है, उससे नुकसान कितना हुआ है, रेलवे को कितना नुकसान हुआ है, रेलवे के रोलिंग स्टॉक को नुकसान हुआ है, या उस वजह से रिपरकेशंस क्या क्या आए हुए हैं, भाई कितनी हमारी रूटीन की गाड़ियां उसकी वजह से पिट गई, पंक्चुअलिटी में कितना लॉस हुआ, वो सब देखते हुए पनिशमेंट का लेवल तय किया जाता है। पनिशमेंट एसएफआई में क्या क्या रहती है, एसएफ 11 में क्या क्या रहती है, वो आप डीआर जब पढ़ते होंगे तो डीआर में ऑलरेडी लिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना है तो बताना, मैं जरूर आपकी सहायता करूंगा, और जितना हो सकता है उतना मटेरियल मैं आपके जो इंस्ट्रक्टर है सचिन साहब उनको एक पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। या तो पूरा का पूरा एक्सीडेंट मैनुअल चाहिए तो अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है देने में, जैसा आप चाहो। पूरा एक्सीडेंट मैनुअल का पीडीएफ चाहिए, क्या करना है? हाँ पूरा सर। ठीक है, तो पूरा एक्सीडेंट मैनुअल का पीडीएफ दे दूंगा आपको, और उसमें से आपको जितना जितना कॉपी निकाल के रखना है या अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या मोबाइल पे सेव कर लेना हो।
तो सभी की ड्यूटीज भी मिल जाएगी, परफॉर्मा मिल जाएंगे, एक्सीडेंट के क्लासिफिकेशन क्या है वो मिल जाएगा उसके अंदर, ट्रेन एक्सीडेंट क्या होता है, एयर एक्सीडेंट क्या होता है, फायर कैसा होता है, फायर का क्लासिफिकेशन क्या किया गया है, वो पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। आशा रखता हूँ कुछ थोड़ा बहुत आपको जानकारी मैं दे पाया हूँ इसके साथ में। बहुत सारे नेक्स्ट टाइम मिले कभी सर, भी जब थैंक यू। मौका मिलेगा तो और भी जानकारी देने का ट्राई करूंगा, या फिजिकली पर्सनली आप कभी भी इस साइट पर आते हो ART कांकरिया पर, आपको डेमो के तौर पर छोटा छोटा डेमोन्स्ट्रेशन भी हम बता देंगे कि HRE कैसे यूज होती है। HRD जो कोल्ड कटिंग डिवाइसेस है, जो रेस्क्यू में अगर कोई पैसेंजर फंसा हुआ है तो हमारा रोलिंग स्टॉक की पैनल या कभी कंपोनेंट कट करना है तो HRD का पर्पज ये है कि वो कटिंग के दौरान कोई स्पार्किंग या चिंगारियां नहीं निकलती, इसके लिए उसको कोल्ड कटिंग कहा गया है। तो गैस कटिंग, प्लाज्मा कटिंग, एब्रेसिव कटर, इसमें तो चिंगारियां निकलती रहेंगी, तो पैसेंजर कोच में आग लगने की संभावना रहती है, या तो कोई गैसियस एटमोस्फियर है तो उसमें आग लगने की संभावना रहती है। तो वो नहीं हो तो उस केस में कोल्ड कटिंग करना है। तो कोल्ड कटिंग डिवाइसेस भी कैसे काम करते हैं मैं आपको फिजिकली डेमोन्स्ट्रेशन करके बता सकता हूँ। ठीक है, और कुछ जानकारी अभी लेना चाहोगे या मैं इस लेक्चर को खत्म करूं? बस 5 बज गए सर। कर दूं खत्म? हाँ सर। चलो ठीक है, आशा रखता हूँ थोड़ा बहुत कुछ मैं आपको जानकारी दे पाया हूँ। और भी धन्यवाद कोई सर, संभव बहुत बहुत। जानकारी चाहो तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा CUG नंबर है 9724093446। हेलो, CUG नंबर और एक बार रिपीट करता हूँ, 9724093446। हेलो। हाँ जी सर बोलिए। हाँ, और व्हाट्सएप नंबर है 9825178796। आप CUG पे भी फोन करो, व्हाट्सएप पे मैसेज डालो, जो कुछ चाहिए मैं आपको व्हाट्सएप पर भी दे दूंगा, और 98 फिजिकली पर्सनली कभी भी ART पर आ जाओ, आपको मैक्सिमम जितना डेमो दे सकते हैं हम आपको डेमो बता दें। ठीक है, इसके साथ मैं मेरा 9825 सर। लेक्चर खत्म करता हूँ। सर सभी का 9825 बहुत बहुत धन्यवाद। 98251 9825178796। ओके सर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, बाय।